ये वही तो अल्फा अपन को कैलकुलेट करना होता है। तो होता है रिजल्टेंट फोर्स का मतलब। बोलो हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ। तो आज अपन को शुरुआत करनी है एक नए टॉपिक और खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर्स के हमने बहुत सारे टाइप पढ़ लिए, हमने रिजल्टेंट का मतलब भी समझा हुआ है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो देखो, तो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर तुमने गलती से पढ़ लिया हो, तो लेक्चर लिया हो, तो तुम्हें एक बात पता होगी, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम से हम क्या करते थे, ये ए वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हम डायरेक्शन निकालते थे कि भैया इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, रिजल्टेंट मतलब असर कहां होगा। और इसके बारे में तो अभी अपन बहुत भयंकर वाला सीखने वाले हैं पूरे लेक्चर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं, डेरिवेशन भी करना है, मतलब भी समझना है, कॉन्सेप्ट भी बनाने, बहुत सारा काम है आज अपने पास। तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, तो उनके रिजल्टेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, देखो देखो, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के पास एक वेलोसिटी है इधर, एक वेलोसिटी है इधर, तो वो एरोप्लेन कैसे जाएगा, टेढ़ा जाएगा नहीं जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाओ तुम तो, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, बताओ रिजल्टेंट बीच में जाएगा नहीं जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जब यहां पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, तो इससे हमको ये पता चला कि ये प्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं पता चला कितनी वेलोसिटी से जाएगा। ये तो पता चल गया कि किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि किस वेलोसिटी से जाएगा। आज हमारा काम यही निकालने का है कि बताओ ये जो एरोप्लेन है वो कितने मैग्नीट्यूड से आएगा। आज हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट का और अच्छे से मतलब भी समझना है, भयंकर वाला मतलब समझेंगे। तो इसके लिए देखो पहले मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डेरिवेशन से मतलब नहीं हो तो आगे कॉन्सेप्ट के लिए सीधे स्किप कर लेना, ठीक है। डेरिवेशन के बाद जो मैं पढ़ाऊं उस तक स्किप कर लेना ध्यान से, क्योंकि कई बार डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हमें केवल कॉन्सेप्ट चाहिए होता है और क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो अगर डेरिवेशन आता है या मतलब नहीं है, देखो कंपटीशन के लिए कोई मतलब नहीं है इस डेरिवेशन का, जो आंसर आएगा हमें उससे मतलब है, ठीक है। तो सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ स्किप कर सकते हैं अपन, ठीक है। जहां पे डेरिवेशन खत्म हो जाए उधर देखो ध्यान से। मान लो, और टाइमलाइन में भी डाल दूंगा मैं कि कॉन्सेप्ट कहां पे आ रहा है, टाइमलाइन में डाल दूंगा, वहां टाइमलाइन पे क्लिक करके उधर की तरफ स्किप कर लेना सीधे। देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, थोड़ा सा अब डेरिवेशन समझना है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकते भी अपन। ये एक वेक्टर ए है, ओके, ये बी वेक्टर है, और ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया इसका, और ये बीच में आ गया रिजल्टेंट आर वेक्टर। ऐसे होता है पैरेललोग्राम में, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो बीच में ही जाएगा, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और वही ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा माना, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल मान लिया अपन ने अल्फा। अब अपन को करना है डेरिवेशन की, भैया आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आर वेक्टर की डायरेक्शन अपन को पता है, लेकिन आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि भाई कितने का असर होगा ये तो बता। हमने कहा भाई ये हमें पता है तो इधर जा रहा है, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड जा रहा है ये अपन को नहीं पता, हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेशन देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये डेरिवेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ट्राइंगल लॉ से भी हो सकता है, पर पैरेललोग्राम लॉ से कर रहे हैं, ठीक है। एक बात देखो ध्यान से, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं, क्या रखें, ए बी सी डी ई, ऐसे मैंने पॉइंट के नाम रख दिए, ए बी सी डी स्मॉल में रख दिए। इधर देखो ए बी सी डी मैंने स्मॉल, मैंने पॉइंट के नाम रखे। अब बात ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल भी थीटा ही होगा नहीं होगा। तुम कहोगे ये कैसे भैया, जबरदस्ती की बात। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, तुम एक बताओ कि ये दोनों एक दूसरे पैरेलल लाइन है या नहीं है। जब ये पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया नहीं हो गया। तो ये एंगल कई बार बच्चे इसको अल्फा मान लेते हैं नसेबाजी में,
होता ना कई बार पीपा के नशेबाजी में उनको अल्फा, अबे अल्फा कहां से है, कहां से अल्फा देखते हैं, जबरदस्ती अपने मन से अल्फा मांगते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मतलब दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को एक फर्जी सा डेरिवेशन करना है। तो मैं सामने एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल का नाम है ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है एसीडी ट्राइंगल। लगाओ इसमें पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा दो लगा दो लगा दो। ए डी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगा दें पाइथागोरस। ओके, ए डी स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट हमने आर मान लिया, ए वेक्टर का सॉरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर मान लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मान लिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बी मान लिया कैपिटल। ओके, तो जरा ध्यान देखो, एडी, एडी का नाम हमने क्या माना था, आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। एसी का नाम, एसी को क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी प्लस सी बी। अरे पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगाने के बाद ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, बस ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें लगा दो ये आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड माना इसका, इसका क्या हो गया, ए सी स्क्वायर को लिख दो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया सी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, जरा ध्यान देखो, ए बी तो मेरे को पता ही ए है, ए बी का नाम तो ए है, लेकिन सी बी अपन को नहीं पता, ना ही अपन को सी डी पता है। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, बड़े सिंपल है। ये बताओ, ये लेंथ अगर बी है तो ये लेंथ भी बी होगी या नहीं होगी, पैरेलल लाइन है। अरे भाई इतना तो हमको पता होता है, अगर ये बी है तो ये भी लेंथ कैपिटल बी बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि कैपिटल बी माना मैग्नीट्यूड अपन ने, तो अगर ये बी है तो ये भी लेंथ क्या होगी, बी होगी। अब ध्यान देखो, तुम्हें चाहिए ये वाली लेंथ सी बी लेंथ चाहिए, और तुम्हें हाइपोटेनियस पता है और बेस तुमको चाहिए। ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ, दो कॉमन सेंस, तुम्हें हाइपोटेनियस पता है और तुम्हें सीबी मतलब बेस चाहिए, तो क्या लगाओगे, साइन कॉस या टेन। ध्यान से लगाओ लगाओ लगाओ, कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है, बेबी को बेस पसंद है तो लगा दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, बीडी, पीने वाली बीडी नहीं है बेटा, लगा लो सट्टा। ओके, कॉस थीटा बराबर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की, तो बीसी बराबर हो गया बीडी, बीडी कॉस थीटा, तो बीडी कितना हो गया बी, तो ये हो गया बीसी बराबर बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब ध्यान से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने सी भी निकाल लिया, सी भी आ गया बी कॉस थीटा। अब देखो मेरे को सीडी भी तो चाहिए, सीडी क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस पता है, तो क्या लगेगा, साइन, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है सीडी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया बी, तो सीडी बराबर आ गया बी साइन थीटा। ध्यान से, कोई दिमाग चलाने वाली बात ही नहीं है, देखो कितना सिंपल है, इसमें पाइथागोरस लगाई, इसमें मेरे को इसकी लेंथ की जरूरत पड़ी थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बी कॉस थीटा, ये लेंथ कितनी हो गई बी कॉस थीटा। ओके, और ये लेंथ कितनी हो गई बी साइन थीटा। कैसे, अरे इतना तो आता है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए साइन लगेगा, बेस और हाइपोटेनस के लिए कॉस लगेगा, जो वैल्यू आ गई उनको यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, और दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो। चलो, आर स्क्वायर बराबर, डेरिवेशन देख लो फिर कॉन्सेप्ट पे मजा आएगा समझने में। तो ए बी ए बी ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस, सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो लगाओगे ना सीडी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो बी की जगह बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ा काम किया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। जरा इन दोनों टर्म को देखो जो अंडरलाइन किए हैं, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन बोलो बोलो कॉमन, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस का थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये तो आता है, ये तो सबको आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कि भैया कि कितने मैग्नीट्यूड से आएगा, तो उसके लिए लगेगा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जब इसका असली कि कैसे काम करता है वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो अभी इस पे अपन ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, बस ये मैग्नीट्यूड आ गया क्योंकि अभी डेरिवेशन रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट पे आएंगे अपन ज्यादा मेहनत। अच्छा एक बात देखो कि कितने मैग्नीट्यूड से आएगा ये हमने पता लगा लिया, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा ये हम पता तो लगा चुके हैं कि भैया इधर जाएगा। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जरा ध्यान से बताना कि भाई अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि कोई बॉडी है उस पे ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, तो वैसे बीच में जाएगी टेढ़ा, बीच में टेढ़ा ही जाएगी ना, ये तो अपन को पता ही है। तो एक बॉडी है उस पे एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, जाएगी बीच में जाएगी। तो बात मैं अंदाजे से कह रहा हूं ना कि इधर जाएगी, परफेक्ट किधर जाएगी उसके लिए देखो तरीका, मेरे पास दो तरीके हैं, एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, मैंने कहा बीच में यहां जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ए वेक्टर से ये ए वेक्टर इससे 30 डिग्री पे जाएगी, बताओ एक परफेक्ट लाइन आ जाएगी नहीं आ जाएगी, किधर जाएगी, डायरेक्शंस। दोबारा एक वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो किधर जाएगी तो मतलब हो गया ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है। तो 30 डिग्री मेरे को परफेक्ट मिल जाएगा कि भैया ए वेक्टर से 30 डिग्री पे जाओ, मेरे को रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी तक जो तुमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताई थी वो तुक्केबाजी वाली थी कि इधर जाएगी बीच में, परफेक्ट किधर जाएगी वो अल्फा बताएगा नहीं बताएगा कि भैया ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे आ रहे, तो इस अल्फा को हम बोलेंगे डायरेक्शन। जब भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे। जब भी कि भैया रिजल्टेंट किधर है, एक तो वो हाँ पैरेललोग्राम से हो गया बीच में जा रहा है, लेकिन परफेक्ट कहां जा रहा है वो अभी तक अपन को नहीं पता। तो उसको पता लगाने का सीधा सा तरीका यह है कि ए वेक्टर से इतने एंगल पे जा रहा है, ए वेक्टर से इतने एंगल पे जा रहा है, तो ए वेक्टर से अल्फा एंगल, अगर मैं अल्फा तुम्हें बता दूं तो तुम्हें रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जब भी तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत हो तो तुम किसका सहारा लोगे, अल्फा का। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या निकालोगे, तुम अल्फा निकालोगे। ये रट लो इस बात को, डायरेक्शन मतलब अल्फा निकालना। अल्फा किसके बीच का एंगल है, आर और ए के बीच का। आर और ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में। मैं कहता हूं अल्फा जो हमने फॉर्मूले में जो 10 अल्फा निकाल रहे हैं, जो भी अल्फा निकाल रहे हैं, वो अल्फा किसके बीच का एंगल है, बच्चे कहते हैं ए और बी के बीच का। अबे नसेबाजों, ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा मान रहा हूं ना मैं, हमें अपने सिंबल याद रखने हैं ना, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहां मेरा जो सिंबल है वो है कि जो आर है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, आर ए के साथ क्या बना रहा है, अल्फा एंगल, ठीक है। तो देखो हम 10 अल्फा निकाल लेते हैं, कौन से ट्राइंगल से, उसी ट्राइंगल से ए सी डी से। दोबारा अल्फा की जरूरत कब पड़ेगी, जब डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे। डायरेक्शन का मतलब होता है ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन आ रही है, देख लो। ये मैं कह रहा हूं बीच में जा रही है, अरे बीच में जा रही है, मैं क्या करूं, कहां जा रही है, ये परफेक्ट चाहिए मेरे को। तो चाहे तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है एसीडी, इसमें से निकालो वो 10 अल्फा निकाल लो। डायरेक्शन के लिए हम हमेशा 10 अल्फा यूज करते हैं। निकालने को तो कुछ भी निकाल सकते हो, कॉस अल्फा निकाल लो, साइन अल्फा निकाल लो, लेकिन कई बार जरूरत पड़ जाती है न्यूमेरिकल में, जैसे हमें कोई टफ क्वेश्चन करना है उसको, तो हो सकता है कि वो कॉस की टर्म में आंसर दे दे, हो सकता है वो साइन की टर्म में आंसर दे दे, लेकिन नॉर्मली अगर वो हमें डायरेक्शन कह रहा है तो हम किससे निकालेंगे, 10 अल्फा से निकालेंगे। जब वो न्यूमेरिकल में ऐप कर रहा है, वो ऑप्शन में दे रहा है कॉस साइन ऐसे और कुछ दे रहा है, तभी हम इसकी हेल्प लेंगे। लेकिन 99% हमें किसका काम पड़ेगा, 10 अल्फा का। डायरेक्शन की कहे तो 10 अल्फा ही अपन को निकालना है। अगर ऑप्शन के अंदर स्पेशली वो कॉस या साइन की कह रहा है तो ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और जब तुम्हारे पास 10 निकाल सकते हो तो भैया कॉस साइन भी निकाल ही सकते हो। तो जनरली समझ में आ गया, 10 अल्फा ही निकालना है। कॉस साइन की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो ऐप करेगा न्यूमेरिकल के अंदर कि भाई मेरे को कॉस चाहिए। कोई नहीं, तुम तो 10 अल्फा निकालो, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन हो गया, सी डी, अपॉन बेस कौन है, ए सी। तो 10 अल्फा बराबर सी डी अपॉन ए सी, सॉरी ए सी का नाम भी तो लिखना है, ए सी का नाम क्या है, ए बी प्लस बी सी।
ए बी प्लस बी सी। चलो वैल्यू पुट कर दो सारी। टेन अल्फा, सी डी का नाम क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए बी, ए बी ए बी ए बी कहां गया, ए बी तो है ए, प्लस बी, बी सी का नाम क्या है, बी कॉस थीटा, ये आ गया टेन अल्फा। तो हमें नॉर्मली टेन अल्फा ही निकालना है, ठीक है, डेरिवेशन के अंदर तो, और काम भी टेन अल्फा का ही पड़ेगा नॉर्मली। तो टेन अल्फा बराबर हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर हमें नॉर्मली अल्फा बराबर लिखना है तो ऐसे लिखो, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया फॉर्मूला अल्फा का, टेन इनवर्स बी साइन थीटा। टेन को इधर ले जाके हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर टेन इनवर्स, टेन को इधर ले जाके टेन इनवर्स लिख दो, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स दिस, या तो तुम तो ऐसे याद करो, तुम तो ऐसे याद करोगे, या तो तुम ऐसे करोगे, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, या तो ये रखना है। अल्फा जब निकालना होगा, जब जरूरत पड़ेगी, जब अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स, ये आ गया फॉर्मूला, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा क्या है, अल्फा की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें डायरेक्शन निकालनी होगी, और डायरेक्शन नॉर्मली हम किससे निकालेंगे, टेन अल्फा की हेल्प से निकालेंगे। अब होगी कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग, अब समझेंगे अपन कॉन्सेप्ट ध्यान से। पहले तो पॉज करके डेरिवेशन को लिख लेना आराम से, ठीक है, जो भी है। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट की बात अपन को करनी है कि आर और अल्फा के बारे में। आर क्या चीज है, आर है रिजल्टेंट। आर क्या चीज है, रिजल्टेंट, कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किधर है, और अल्फा क्या है, उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले, जैसे अपन को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैंने मान ली बात। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं काम की बात लिखूंगा सीधे, इसको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। अब मैं डेरिवेशन हटा भी रहा हूं यहां से, मैं केवल काम की बात लिखूंगा। जिसको डेरिवेशन लिखना है पॉज करके लिख लेना वहां से, मैं केवल अब काम की बात लिखूंगा सामने। डायग्राम जरूरी है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास दो आंसर आ गए, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैपिटल लिखना, कैपिटल लिख लो। कई बार बच्चे कहते हैं सर स्मॉल लिख दिया, तो वो तुम्हारी मर्जी है। अब तो वो तो डेरिवेशन में मैंने जो सिंबल लिए थे वो लिख दिए थे, अब तो कुछ भी लिख लो, स्मॉल कैपिटल, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला बन गया ये, आर बराबर रूट ये, और टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। अब ध्यान से सीखना जो जो सिखा रहा हूं। आर क्या है, आर है रिजल्टेंट, कि एक बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो बीच में जाएगी, कितने मैग्नीट्यूड से जाएगी, वो है आर अपने पास। तो आर बराबर हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और टेन अल्फा क्या है, अल्फा बताता है डायरेक्शन, कि ए वेक्टर से कितने एंगल पे मेरा रिजल्टेंट है, ए वेक्टर से कितने एंगल पे मेरा रिजल्टेंट है। तो टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस वाली बात को, बच्चों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो बी और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं, बी का मतलब क्या और ए का मतलब। ध्यान से इस चीज को सुनना, बी और ए, बी किसके साथ कौन है, साइन थीटा, बी के साथ है कॉस थीटा, मतलब बी दोनों को लेके बैठा है, साइन और कॉस को अकेला दो को लेके बैठा है। देख लो बदतमीज, जरा देखना, ए जिंदगी में अकेला है नहीं है, ए जिंदगी में अकेला है। इसका मतलब जो जिंदगी में अकेला होता है अल्फा उसी के साथ होता है, जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया में उसका अल्फा होता है। जब ध्यान से, बी के साथ कौन है, साइन और कॉस, तो एंगल ये जो अल्फा ये साइन कॉस के साथ एंगल नहीं है, जो अल्फा है आर का ए के साथ है, मतलब जो वैल्यू तुम यहां पुट करोगे उसके साथ एंगल होगा। दोबारा समझो, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल दिया कि 2 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है, कोई रिजल्टेंट आ रहा होगा, मेरे को अल्फा चाहिए, तो टेन अल्फा बराबर मैंने पुट किया 3 साइन थीटा, थीटा कुछ भी है, अपॉन 2 प्लस 3 कॉस थीटा। तो जो ये अल्फा आएगा, ये आर वेक्टर जो होगा उसका 2 न्यूटन के साथ एंगल आएगा। अब वो 2 न्यूटन ऊपर है नीचे उससे फर्क नहीं है हमें, अल्फा जो है वो 2 न्यूटन के साथ एंगल है, आर वेक्टर का एंगल। ये अल्फा जो होता है ये आर वेक्टर का एंगल होता है, किसके साथ, जो अकेला पड़ा हुआ है। 3 के साथ तो साइन और कॉस दोनों है जिंदगी में इसके साथ, लेकिन बेचारा 2 जिंदगी में अकेला रह गया, नहीं रह गया, और जब वो बेचारा जिंदगी में अकेला रहेगा उसको अल्फा चेप दो। अच्छा, जैसे मैंने लिखा, कोई मन भी कर सकता है, ऐसे भी पुट कर दो, 2 साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 2 कॉस थीटा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। कोई वैल्यू ऐसे पुट करेगा न्यूमेरिकल में, कोई ऐसे पुट करेगा।
तो इसमें जो एल्फा है वो कितने न्यूटन के साथ आ रहा है? 3 न्यूटन के साथ। दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन तुम आंसर किसके साथ? अच्छा एक बात बताओ, ये 2 है, ये 3 है एग्जाम्पल के लिए, और जो ये आ रही है इस वाले से 30 डिग्री पे है। अगर इस वाले से 30 है तो इस वाले से 60 होगा, नहीं होगा? अगर मैं 90 डिग्री बना रहा हूं, इससे 30 डिग्री पे तो इससे कितने डिग्री पे होगा? 60 डिग्री। तो भैया 30 डिग्री भी आंसर सही है, 60 डिग्री भी सही है, कि इससे 30 डिग्री जाओ आर आ जाएगा, इससे 60 डिग्री जाओ आर आ जाएगा, दोनों सही है। लेकिन तुम्हें माइंड में क्या रखना है? आर वेक्टर जो एल्फा जो है ये आर वेक्टर का एंगल होता है किसके साथ? जो अकेला पड़ा हुआ है उसके साथ, इसके साथ एंगल होता है आर वेक्टर का। अगर ये फॉर्मूले में मैं यहां पे ए लिख देता, यहां बी लिख देता और यहां ए लिख देता, तो ये बी एंगल, बी के साथ एंगल होता है अल्फा, मतलब ये वाला एंगल आता है ऊपर वाला। इस बात को रट लो अच्छे से, एक कॉन्सेप्ट है। बच्चों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है किसके साथ एंगल है, तो भैया एंगल उसके साथ होगा जो जिंदगी में अकेला होगा, मतलब इसके साथ। मैं बार बार इस लाइन को पढ़ाते टाइम यूज करूंगा कि तुम्हें एंगल किसके साथ चाहिए? 3 न्यूटन के साथ, 3 को अकेला लिखो। तुम्हें एंगल किसके साथ चाहिए? 2 न्यूटन के साथ, उसको अकेला लिखो यहां पे। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इस बात को लिख लेना कि एल्फा जो है ये किसका एंगल है? आर वेक्टर का। किसके साथ? जो अकेला पड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ। जो यहां लिखोगे, यहां ए लिखो बी लिखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू यहां पुट होगी एंगल हमेशा उसी के साथ होगा। ये है कॉन्सेप्ट। डेरिवेशन आए नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये समझाना है तुम्हें कि जो tan अल्फा इसका मतलब क्या है। tan अल्फा का मतलब क्या है ये मेरे को समझाना था कि अल्फा किसके साथ एंगल है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर केवल हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है रिजल्टेंट का कि भैया बॉडी किधर जाएगी। tan अल्फा हमको यह बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगी, tan अल्फा किस डायरेक्शन में आएगी। और जो अल्फा है वो आर वेक्टर का एंगल किसके साथ है? जो यहां वैल्यू पुट करोगे उसके साथ। ठीक है, जैसे एक बच्चा क्वेश्चन कर लेते हैं और समझेंगे अभी इसके बारे में, और समझेंगे अभी आर वेक्टर के बारे में और सीखेंगे। तो और सीखते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं इसके लिए तुम्हें आर वेक्टर को समझाने के लिए और अच्छे समझाने के लिए मैं तुम्हारे लिए शेर लेकर आया हूं। ठीक है, देखो शेर लेकर आता हूं मैं। ठीक है, शेर भयंकर वाला शेर है, ध्यान रखना। देखो ये तुम्हारे लिए मैं शेर लेके आया हूं भयंकर वाला, ये भयंकर वाला शेर लेके आया हूं। आंखें हैं देखो शेर की, आंखें हैं क्या? हाँ है। चलो साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी। शेर को बैठाया मैंने। अबे शेर की तो शकल ही नहीं दिख रही। हाँ शेर की शकल नहीं दिख रही, अभी देखो शेर की शकल दिखाते हैं। शेर बेटा रुको, बेटा रुको। ये हो गया शेर हमारा। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा बहुत महंगा शेर है ये, हल्का फुल्का नहीं है, सस्ता सा नहीं लाते अपन। ठीक है, पूरे 10 रुपए का मास्क है ये। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, ये ले, ये मोबाइल भी रख ले, ये गाड़ी की चाबी रख, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो कि मान लो एक बॉडी पे मैंने इधर फोर्स लगाया तो इधर ही जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, इधर ही जाएगी नहीं जाएगी। और अगर इधर फोर्स लगाऊंगा इधर जाएगी। अब यदि मैं दोनों फोर्स एक साथ लगा दूं, देखो इधर भी लगाऊंगा और इधर भी एक साथ लगाऊंगा, तो बताओ टेढ़ी जा रही नहीं जा रही? ओ बेटा गर्दन तो नहीं टूटी? अरे मुन्ना राजा। ठीक है, तो अगर मैं इस पे दोनों फोर्स लगाऊं तो किधर जा रही थी? बीच में। यही तो रिजल्टेंट होता है कि अगर मैं किसी बॉडी पे दोनों फोर्स लगाऊं तो वो टेढ़ी जा रही है। अब देखो एल्फा का मतलब क्या था? टेढ़ी जा रही है, इधर की तरफ जा रही थी। तो इसके साथ जो मैंने इधर फोर्स लगाया था उससे कितने एंगल पे जा रही है, वही तो अल्फा अपन को कैलकुलेट करना होता है। तो होता है रिजल्टेंट फोर्स का मतलब। बोलो हाँ, समझ में आया? हाँ 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 हाँ। तो ये होता है आर वेक्टर का मतलब। गर्दन टूट गई? ओ मेरे शेर की गर्दन टूट गई। शेर को बता करके आते हैं, फिर वापस जरूरत पड़ेगी अभी तो शेर की, अभी टॉपिक समझने में। चलो बेटा शेर निकलो यहां से। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अरे बच्चा ये तो शेर जिद्दी है, उठो भैया शेर, भारी शेर है भैया। शेर जाओ 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 जाओ। तो चलो अब रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया। छोटा सा क्वेश्चन कर लो पहले, छोटा सा क्वेश्चन करो चलो, कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया 3 न्यूटन और एक हो गया 4 न्यूटन। कितने डिग्री पे लग रहे हैं? 60 डिग्री पे। और हमसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब सीधे फॉर्मूला लगा के हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि काम आएगा, ये है कि बस लॉजिक क्लियर हो जाए।
तो 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर कितना हुआ, देखो रिजल्टेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट चाहिए, फॉर्मूला लगा दो। तो आर बराबर हो गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 60, ठीक है। सॉल्व कर लो। आर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। अरे cos 60 1/2 लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो आर बराबर ऐड करो इसको, 12 9 21, 21 और 16 37, तो आर बराबर आ गया रूट 37 न्यूटन। आर बराबर कितना आया, रूट 37। तो कोई सिंपल सी बात है, कोई टफ बात तो है नहीं है। देख लो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो प्रैक्टिस कर लो पहले, फॉर्मूला कैसे लगता है। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा, कि मान लो रिजल्टेंट तो बीच में कहीं होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो हमें ये एंगल चाहिए अल्फा, हमें ये एंगल अल्फा चाहिए। तो पहले अल्फा का फॉर्मूला लगो, tan अल्फा बराबर b sin थीटा। इसमें तो दिमाग ही नहीं चलाना ना, बस फॉर्मूला लिखना है सीधे सीधे, कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है इसमें तो। अरे तुम्हें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ। थीटा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, कितने डिग्री है 60 डिग्री दे रखा है। tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थीटा तो 60 डिग्री दे रखा है, तुमसे अल्फा पूछा है, अल्फा का मतलब डायरेक्शन पूछी है, तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा, b sin थीटा मतलब तुम्हें जिसके साथ एंगल चाहिए बताओ, वो तुम्हें अकेला रखना है नहीं रखना। अब तुम्हें 3 न्यूटन के साथ चाहिए 4 न्यूटन के साथ, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई 3 न्यूटन के साथ भी निकाल सकता है, 4 के साथ भी निकाल सकता है, जो तुम्हारा मन करे वो निकाल लो। जैसे मैंने अल्फा 3 न्यूटन के साथ बनाया है, तो मैं ए को रखूंगा 3, ए को रखूंगा 3 प्लस 4 cos 60, बी की वैल्यू 4 sin 60। जिसके साथ तुमको एंगल चाहिए ना भाई, वो अकेला रख दो। किसके साथ चाहिए 3 न्यूटन, देखो वो अकेला रखा मैंने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें गलती होती है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि अल्फा किसके साथ आया, 4 न्यूटन के साथ या 3 न्यूटन के साथ। तो भैया 3 न्यूटन के साथ है, तो सॉल्व कर लो इसको। tan अल्फा बराबर sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 3/2, 3 प्लस 4 cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये गया 2, तो ये गया 2 रूट 3 अपॉन ये भी 2 बार, 3 2 कितना हो गया 5, तो tan अल्फा बराबर आ गया दिस। अल्फा बराबर लिखना है तो लिख लो अल्फा बराबर tan इनवर्स 2 रूट 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों के कई बार क्या ये मतलब समझ में नहीं आता है बच्चों को इसका, तो मैं अलग से समझा रहा हूं, देखो ध्यान सुनना इस बात को। यहां देखो, जैसे मैंने लिखा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ऐसे लिखते हैं ना, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब मैंने लिखा sin थीटा बराबर 1/2, हमें पता लगाना है इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से, थीटा बराबर sin इनवर्स 1/2। ध्यान से देखना, ये तो तुमको पहले से पता है, इसको तो इग्नोर मारो अभी। इसको देखो sin थीटा बराबर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर sin इनवर्स 1/2। ऐसा नहीं होता कि sin नीचे चला जाता है डिवाइड में, भैया ऐसा मत कर देना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाता है। ऐसे नहीं कि साइन नीचे गया फिर ऊपर जाके साइन इनवर्स बना, ये बेफालतू की हरकतें मत करना, मैथ का मर्डर करने पे लगे रहते हैं कई बच्चे। ध्यान से, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 को तुम पढ़ना सीखो। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको कैसे पढ़ोगे, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसको पढ़ना सीखो। साइन इनवर्स फंक्शन को पढ़ना सीखो। थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो यार साइन के अंदर 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री, ऐसे लिखते हैं इसको। अब यहां पे मेरे को पता ही नहीं लग रहा 2 रूट 3/5 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन जैसे अगर इस टाइप की वैल्यू है जो अपन को पता है, तो वहां पे हमको एंगल भी लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा थीटा बराबर साइन इनवर्स रूट 3/2। अब तुमको पता है साइन में रूट 3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री।
ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि साइन को जब इधर ले जाते हैं साइन इनवर्स, टेन को इधर ले जाएंगे टेन इनवर्स, तो ये मुझसे ये कह रहा है टेन के अंदर ये वैल्यू किसकी होती है, वो अल्फा है। अब वो एंगल हमको नहीं पता, वो चीज अलग है, तो यहीं छोड़ दो इसको, अगर हमको नहीं पता तो इसको यहीं छोड़ दिया करो ऐसे, टेन इनवर्स रूट 3/5। ओके, तो ये मतलब मेरे को समझाना था, इस चीज को अच्छे से लिख लेना, कई बायोलॉजी वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं तो इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। तो ये वाली चीज केवल तुम्हें समझाने के लिए थी, इसका मतलब क्या होता है इनवर्स का, तो ये चीज अलग से लिख लेना अगर पहली बार सीखी हो तो। पहले से आती तो क्या मतलब पड़ रहा है, पहले से अगर आती है तो कोई चीज, लेकिन अगर ये पहली बार सीखी है तो इस चीज को नोट कर लेना भाई कि साइन इनवर्स और इनका मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, हमको अभी फॉर्मूला लगाना आ गया कि भाई अगर हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और आर पूछा है तो हम निकाल लेंगे, डायरेक्शन पूछे अब डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, टेन अल्फा का सीधे फॉर्मूला लगाओ सीधे आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। इसके ऊपर अपन भयंकर वाले अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, केवल इसी लेक्चर में काम नहीं होगा, अगले लेक्चर में और हाई लेवल वाली प्रैक्टिस भी करेंगे। आज तो अपन नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे जिससे दिमाग खुले हल्का फुल्का, और अगले लेक्चर के अंदर अपन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी आज ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फालतू में, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी अपने पास। ठीक है, चलो एक उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज सीखते हैं, इस वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा काम आता है, वेक्टर सम। ये वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, देखो वेक्टर सम का मतलब होता है जो तुमने अभी फॉर्मूला निकाला था उसको लगाना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का। सुनो कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है, जो बातें बोलूंगा सीधे सीधे काम आएंगी। कई बार पता न्यूमेरिकल में कई बार लिखा हुआ था वेक्टर सम करो, रिजल्टेंट निकालो तो मैं समझ में आता है, लेकिन अगर वो कहता है न्यूमेरिकल में वेक्टर सम करो तुम्हारा वैसे दिमाग घूम जाता है। अरे भाई वेक्टर सम और रिजल्टेंट का मतलब एक ही होता है, पहली बात तो ये है। तुमसे कहा रिजल्टेंट निकालो मतलब तुमने वेक्टर सम करना है ऐसे, और वेक्टर सम के लिए मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, तुमसे कही दिमाग खुला तुम्हारा, अरे वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम मतलब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस लगा दो फॉर्मूला। चलो इसको लिखते हैं अच्छे से, पहले अच्छे से लिखते हैं। तुमसे पूछा वेक्टर सम क्या होता है, तभी तुम्हारे न्यूमेरिकल में आ गया वेक्टर सम बताओ क्या होता है, तुम कहोगे वेक्टर सम का मतलब होता है फॉर्मूला लगा दो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वेक्टर सम का मतलब। तो इसलिए दिमाग कभी चलाना मत, कभी यह वेक्टर सम करो मतलब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर ए बी और थीटा की वैल्यू दे रखी है तो पता चला ए बी थीटा है नहीं, यानी क्या करने लग रहे हैं बैठ के, तो ए बी थीटा दिया हुआ है तो क्या करो वेक्टर सम के लिए सीधे फॉर्मूला लगा दो। और ये फॉर्मूला ओनली दो वेक्टर्स के लिए काम करता है, ए और बी के लिए, तीन के लिए काम नहीं करता, 3 या 4 के लिए तरीका लगता है जो आगे के लेक्चर में आएगा, ठीक है। वो आगे के लेक्चर में आएगा कि सर अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करें, तो भाई उसके लिए मेथड है, वो बाद में हम समझेंगे, आज केवल हमें 2 के लिए समझना है, ए और बी के लिए। ओके, तो वेक्टर सम हो गया आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वेक्टर सम का मतलब है। अब इसका मैं और ज्यादा कंक्लूजन निकालने वाला हूं, ध्यान सुनना। थीटा बराबर, हमने कुछ नहीं किया, थीटा को यहां 0 डिग्री रखा, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, कि ए और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ये 0 डिग्री का मतलब है। जैसे मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी इधर लग रहा है, ये 0 डिग्री है। एक होता है 180 डिग्री एंगल, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से ये चीज सुनना, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में ये 180 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में कहा कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तुम समझ जाओ थीटा 0 डिग्री है। मैंने कहा दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तुम क्या समझोगे थीटा 180 डिग्री है, कि मैंने कहा एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स भी इधर है, यह है 0 डिग्री एंगल। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में मतलब 0 डिग्री। तो मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब समझ में आना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया, ओके। चलो ध्यान से देखते रहो ना, ध्यान से, सो मत जाना, पहले तो सोना नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, दिमाग चलाना। तो ऐसा करो, इस फॉर्मूले में थीटा 0 डिग्री लिख दो, थीटा 0 डिग्री लिख दो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं पहले ही, वेक्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का भी काम पड़ता है, तो ट्रिग्नोमेट्री और जो भी चीजें हैं वो पहले सीख लेना भाई। ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर डाला हुआ पहले ट्रिग्नोमेट्री सीख लेना। पता चला यहाँ cos 120 tan 120 किसी की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है और हमको वैल्यू याद नहीं है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। इसलिए तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, पहले अपन को बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ये वेक्टर भी बेसिक का एक पार्ट है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री होगी तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो 2ab, ऐसा नहीं कि सीधे पढ़ने लग गए। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम होता है a प्लस बी, ये हो गया a प्लस। इधर आ जाओ 180 डिग्री, r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती है, तो याद कर लो ये। अगर याद नहीं है तो cos 180 -1 होता है और sin 180 0 होता है, लिख लो इसको। अब बच्चे क्या करते हैं, cos 180 -1 होता है, मैं पूछता हूँ sin 180 -1, अरे भाई sin 180 0 होता है, cos 180 -1, लिख लो इसको। मैं पहली कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री सीख लेना जरूर, तब जाके वेक्टर स्टार्ट करो, क्योंकि अब वेक्टर धीरे धीरे टफ होता चलेगा। सिंपल बातें जो थी पहले नॉर्मली हो गया, अब धीरे धीरे टफ होगा वेक्टर, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू -1, sin 180 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, cos 180 -1 तो -2ab। ये किसका फॉर्मूला है, रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, r मिनिमम है ये a माइनस। cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, cos की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है। जब +1 ली, मैक्सिमम वैल्यू ली, तो r मैक्सिमम आएगा, जब मिनिमम ली तो r कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ध्यान से, अब है कंक्लूजन। वेक्टर सम का मतलब होता है फॉर्मूला लगाना, कौन सा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला हमें एक सहूलियत देता है। सहूलियत क्या, अगर थीटा 0 डिग्री है तो सीधे सीधे प्लस कर दो, अगर थीटा 180 डिग्री है तो उनको सीधे सीधे माइनस कर दो। फॉर्मूला पूरा लगाने को जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अरे लगाओगे तो यही आएगा, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 2 फोर्स हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री हो गया, मान लो एग्जांपल के लिए थीटा 0 डिग्री हो गया, तो तुमसे पूछा आर कितना होगा। अब तुम लगाने बैठ गए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 0, टाइम लगेगा। तुम्हें क्या करना है, अगर थीटा 0 डिग्री है सीधे प्लस कर दो, 3 + 4 कितना हो गया 7 न्यूटन, सीधे आंसर। अगर 180 डिग्री पे आ गए 3 और 4, तो तुम क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर में cos और 180 ऐसे लंबा करोगे। अरे कुछ नहीं, माइनस कर दो बड़े में से छोटे को, आर बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन। बड़े में सीधे छोटे को माइनस कर दो, कंटक काटो। ये हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वेक्टर सम का मतलब समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इस टाइम। वेक्टर सम का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन है तो सीधे प्लस कर दो, फिर फॉर्मूला मत लगाओ, टाइम लगेगा। वेक्टर सम का मतलब तो फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन वो हमें सहूलियत भी तो दे रहा है कि सेम डायरेक्शन है सीधे प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है सीधे माइनस कर दो, इसके अलावा कोई भी एंगल आए तो भैया चुपचाप फॉर्मूला लगाओ। तो तुम लिख लो कॉपी में इस बात को कि वेक्टर सम का मतलब होता है सेम डायरेक्शन को प्लस करो, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करो, और इसके अलावा 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल आए तो चुपचाप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा वेक्टर सम का मतलब होता है। और आजकल परसों जब तक फिजिक्स चलेगी ये चीज मेरे काम आने वाली है। ध्यान से, वेक्टर सम का मतलब लिख लो कि अगर सेम डायरेक्शन आ रही है प्लस कर देंगे, अपोजिट है माइनस कर देंगे, और कोई एंगल है तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, चुपचाप फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बच्चों से कहता हूं ये वेक्टर की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को मैंने बता दिया वेक्टर है, बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा वेक्टर है 3 न्यूटन 4 न्यूटन 60 डिग्री पे, बच्चे प्लस कर देते हैं उसको, वेक्टर सम करो प्लस कर देंगे। अरे भाई वेक्टर सम का मतलब फॉर्मूला लगाना होता है, सीधे प्लस नहीं करते हैं वेक्टर सम में। ये वेक्टर है, स्केलर होता चल जाता, लेकिन वेक्टर में प्लस करने का मतलब होता है ये फॉर्मूला लगाओ तब मैग्नीट्यूड आएगा प्लस वाले का। ये गलती कभी मत करना ध्यान से कि सीधे वेक्टर का न्यूमेरिकल है, कभी किसी भी चैप्टर में आ जाए फिजिक्स में तो वहां ब्रेक लगा लेना खुद के। ब्रेक क्या कि भैया हम सीधे प्लस माइनस नहीं करेंगे, पहले एंगल देखेंगे, एंगल के हिसाब से अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे देखो
3 न्यूटन 4 न्यूटन, मैंने 0 डिग्री पे लगाया 7 न्यूटन आंसर आ रहा है। 3 न्यूटन 4 न्यूटन 180 डिग्री पे लगाया 1 न्यूटन आंसर आ रहा है। और अगर मैं 90 डिग्री पे लगा दूं तो थीटा बराबर 90 डिग्री ले लो तो r बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2ab cos 90 तो 0 होता है तो वो मैं लिख नहीं रहा, तो r बराबर आ गया 5। 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 कितना आ गया 5। तो मतलब दो ही फोर्स हैं 3 और 4 न्यूटन। वहीं अगर मैं 0 डिग्री पे लगा रहा हूं अलग आंसर दे रहा है, अगर 180 डिग्री पे लगा रहा हूं अलग आंसर दे रहा है, 60 डिग्री पे लगा रहा हूं अलग आंसर दे रहा है, 90 डिग्री पे अलग आंसर दे रहा है। यही तो वेक्टर की खासियत है, यही तो वेक्टर के रूल्स हैं कि वेक्टर जो होता है हर एंगल पे अलग अलग आंसर देता है। इसकी तरह नहीं है स्केलर की तरह कि हमेशा नॉर्मली हम प्लस या माइनस ये नॉर्मली होते हैं, नहीं। वेक्टर का मतलब ये पूरा कांड करो भैया तब जाके आंसर आएगा, ऐसे नहीं सीधे आंसर आ जाना मुन्ना। ये वेक्टर की खासियत है और यही मेरे को सिखाना है। पूरे वेक्टर में हम यही सीखेंगे रिजल्टेंट के साथ कैसे खेलते रहे, ठीक है। तो ध्यान से लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, और जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी हम परफेक्ट होते चलेंगे। बस मेरे कहने पर एक चीज ध्यान रखना, वेक्टर आते ही ब्रेक लगा लेना, वेक्टर सम आते ही पहले एंगल देखना उसके बाद फॉर्मूला लगाना। ओके, तो चलो आगे और क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करेंगे आज, पॉज करके करते रहना। दो ही फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल है आज, दोनों फॉर्मूले जो सिखाएं tan अल्फा और r के ऊपर। चलो करो इसको। पहले तो थीटा देख लो, थीटा कितने डिग्री है। डायग्राम में थीटा दे रखा है 60 डिग्री है क्या, थीटा 60 डिग्री है। अरे बेटा एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर्स का लेक्चर देखा हो तो अपने आप पता चल जाएगी। 60 डिग्री नहीं है, ये वाला एंगल चाहिए होता है अपन को, तो ये कितना हो गया 120। मुंह से मुंह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से मुंह मिल रहा है, वही एंगल होता है। तो ये 60 डिग्री 120 डिग्री, तो ए की वैल्यू हो गई f, बी की वैल्यू हो गई 2f, थीटा हो गया 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। ध्यान रखना इस वैल्यू को, एक बहुत काम आती है वेक्टर में। cos 180 sin 180 की काम आएगी, वो याद करा दी। cos 120 की भी काम आती है, cos 120 होता है -1/2। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तुम्हारे पास है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाए। तो सॉल्व कर लेना, मुझे टाइम पास नहीं कराना। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। cos 120 की वैल्यू कितनी पुट करोगे -1/2। चलो अगला क्वेश्चन, टाइम पास नहीं करना, चलो करो, पॉज करो और शुरू हो जाओ। कैलकुलेट एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन सो देयर रिजल्टेंट इज 4। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है अपन को, हमसे एंगल पूछा है और जबकि हमें आर दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। तो भैया आर दे रखा है 4 न्यूटन, बी दे रखा है 3 न्यूटन, ए दे रखा है 2 न्यूटन और हमसे थीटा पूछा है। तो भैया इस दुनिया में एक ही तो फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, एक ही तो फॉर्मूला है ऐसा इस दुनिया में, तो क्या दिक्कत आ रही है। लगा दो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लगा दो फॉर्मूला, दिमाग नहीं चलाना। अच्छा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4, बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9 लिख दूं सीधे, 2 का स्क्वायर सीधे 4 लिख दूं, 2 3 2 cos थीटा। देखो यहां अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट को हटाने के लिए तो स्क्वायर लगा दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 प्लस 4 प्लस, ठीक है, ये हो गया 12 cos थीटा। कैलकुलेशन खुद करो कितना आ रहा है, देखो आंसर कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। 16 ये 9 और 4 कितना हो गया 13, 16 माइनस 13 3 बराबर 12 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आ गया 3/12, 4 बार गया तो cos थीटा बराबर 1/4, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/4। यहीं छोड़ देना, हमें नहीं पता किसकी वैल्यू है, थीटा बराबर इतना आ गया, यहीं छोड़ देना है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा है 2 न्यूटन, बी दे रखा है 3 न्यूटन और आर दे रखा है 4 न्यूटन, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है और आर दे रखा है। हमसे थीटा पूछा था तो भाई फॉर्मूला तो यही है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब पता है बच्चे, कई साइंटिस्ट बच्चे हैं पता है अपने पास, वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन देखना उनकी 9 प्लस 4 प्लस 12 कर देते हैं। अरे भैया 12 कैसे ऐड हो जाएगा, इसके साथ तो cos थीटा है। कई बच्चे होते हैं साइंटिस्ट, कैलकुलेशन की खतरनाक होती है, तो भैया इसको ऐड मत कर देना, 9 और 4 13, इसको घर ले जाके सॉल्व करना, ये बाद में डिवाइड में जाएगा ये बदतमीज। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें दिमाग नहीं चलाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी,
ए दे दिया, बी दे दिया, आर दे दिया, थीटा। थीटा देता तो आर पूछ सकता था, आर दे दिया तो थीटा पूछ लिया, क्या दिक्कत आ रही। इस लेक्चर में हम ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, दिमाग वहीं चलाएंगे। क्या मतलब पड़ रहा है यहाँ पे, यहां भी सिंपल, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए भी कोई एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। तो ठीक है, ये रहे अपने पास, इसको सॉल्व कर लो। अब अगला क्वेश्चन, चलो करो इसको सॉल्व। पॉज करो और शुरू हो जाओ, पॉज करो और शुरू हो जाओ। हो गया होगा, ठीक है, तो हो गया होगा, अच्छी बात है। अब इसको आराम से सॉल्व करो। अब क्या क्वेश्चन अभी मेरे पास है बहुत सारे, अभी नॉर्मल लेवल की बात हो रही है, नॉर्मल लेवल के भी क्वेश्चन अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो भाई उनको करने में भी बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए अपन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर और मतलब एक लेक्चर ही हो गया, अगले लेक्चर में अभी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, उससे अगले लेक्चर में चलेंगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आराम से करो, अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क समझ लो इसको। चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, पहले उनको सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, कुछ लिख लो इसको, होमवर्क चल रहा है, सब होमवर्क के क्वेश्चन, अगले लेक्चर में होमवर्क डिस्कस करेंगे। ये मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स, दिख नहीं रहा होगा अच्छी से, दिख गया। ये होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व करो घर पे बैठ के आराम से, स्क्रीनशॉट लेते रहो। देखो कॉपी में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक एक सीरीज वाइज क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं किसी क्लासरूम के अंदर उतने अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी होमवर्क देते हैं, अगले में डिस्कस कर लेंगे। लेते रहो स्क्रीनशॉट। करें और ले लो, करो इसको सॉल्व। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। ओके, अगला बहुत सारे क्वेश्चन है, लेक्चर फालतू में बहुत ज्यादा लंबा हो जाता तो कोई नहीं हो। ये लो एक और अगला। तो ये होमवर्क यहां तक के, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। ये जो क्वेश्चन का मकसद है दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये वाला इसके लिए दिया है, ऊपर वाला तो कर ही लोगे। तो ये दो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, दो गाय को कुछ क्वेश्चन है, इनको होमवर्क में डिस्कस करो, यानी कर घर पे डिस्कस कर लो, आराम से सॉल्व करो। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंजॉय।